Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei, where the concept meet the clarity. In our previous videos lecture, we studied about what is refractive index. Refractive index क्या होता है, refraction of light क्या होता है और refraction of light मीडियम चेंज करने से किस तरह से होता है. अंडरस्टूड. हमने वहां पर रिफ्लेक्शन का कॉज जाना था कि कॉज क्या होता है. कॉज के अंदर हमने देखा था कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने के साथ साथ लाइट की स्पीड चेंज होती है और स्पीड चेंज होने का मतलब है उसकी वेवलेंथ चेंज होती है. स्पीड और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है. तो दैट बेंड इन path of light when light enters from one medium to another medium, that phenomenon is known as refraction of light. That means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपना रास्ता चेंज कर लेती है ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड उसी के साथ साथ हमने देखा था कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो उस टाइम पे वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है. और जब वो डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड. ये चीजें हम लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके थे. नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि सर ने यहाँ बोर्ड पे क्या ड्रॉ कर, राइट? ओके, सो लेट अस बिगिन अवर टॉपिक. आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको रियल लाइफ में इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिले. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो मीडियम्स है. फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज वाटर. सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी लाइट इंसिडेंट करवाई थी वो सारी की सारी लाइट रेयर से डेंसर के अंदर जा रही थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर के अंदर आ रही थी. वहां पर हमने दो फिनोमेना देखे थे, उन दोनों का यूज करके हम इस डायग्राम को पूरा करते हैं. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं रे नंबर 1 के साथ. तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 5 रेज बना के रखी हैं. सी दिस इज रे नंबर 2, दिस इज रे नंबर 3, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th. राइट, ओके. अब इस टॉपिक में चेंज क्या है तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा. इसमें लाइट वाटर से एयर के अंदर जा रही है, वाटर से एयर के अंदर. ठीक है, ओके. मैंने यहाँ पर वाटर ही क्यों लिया उसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ. आप सभी ने देखा होगा अगर मैं एक कांच का ग्लास लूं, उसके नीचे कॉइन रख दूं, ग्लास के अंदर पानी फिल कर दूं, तो अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे वो कॉइन विजिबल नहीं होगा, वो कॉइन वहां से गायब हो जाता है, वो वैनिश होता है. ठीक है, बट अगर उसी कॉइन को मैं ऊपर से देखूं, ग्लास के ऊपर से देखूंगा, तो मुझे वो कॉइन इजिली विजिबल होता है. तो उसके पीछे की साइंस क्या होती है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या होती है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो रे नंबर 1 को देखते हैं. एज यू कैन सी, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर. तो क्या मैं कह सकता हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4.3, जिसको हम कहते हैं 1.33 और यू कैन से बार, राइट? एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है. तो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है. हमें क्या पता चला कि लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर. ठीक है, अब अगर मैं रे नंबर 1 को ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे पता चला कि डेंसर से रेयर जा रही है तो रे बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. रे को नॉर्मल से दूर बेंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे बना दी. दिस इज व्हाट नॉर्मल. इसको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिस इज अवर नॉर्मल. नाउ व्हाट इफ आई आस्क व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट केस. फर्स्ट केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना. ओके, जिन्होंने आंसर किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो देखिए. अगर मेरे पास एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, तो उस केस में एंगल हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री. तो फर्स्ट केस के अंदर मैं यहाँ कह सकता हूं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 0. ओके, अब अगर यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा होता तो हम बड़े आसानी से कहते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और लाइट रिट्रेस करके उसके एक्चुअल पाथ को, मतलब नीचे की तरफ वापस आ जाएगी. बट द मीडियम ओवर हियर इज ट्रांसपेरेंट. यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट का ट्रांसमिशन हो, लाइट को यहाँ से आर पार जाना. तो वहां मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर, दैट वाज अ स्नेल्स लॉ. क्या डिस्कस किया था, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ को एक बार इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं. लेट अस अप्लाई दैट स्नेल्स लॉ. मुझे यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाना है. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ को कैसे ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया था, आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा. जो वीडियो पे नए हैं, जो चैनल पे नए आए हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले प्रीवियस वीडियो देख के आइए, जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका रिफ्रैक्शन दोनों का बेसिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर कवर करवा रखा है. उसी के अंदर मैंने स्नेल्स लॉ भी करवाया है, तो प्लीज उसको पहले देख के आइए ताकि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर, लेट दिस पॉइंट P, इस P पॉइंट के ऊपर मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने वाला हूँ. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं,
जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा म्यू डब्ल्यू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यू डब्ल्यू, ठीक है। और एंगल कौन सा फॉर्म होगा, इट इज ऑब्वियस, अगर यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रॉ करूंगा तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा, क्योंकि इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, इट विल बी साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू, लाइट कहाँ जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एयर का म्यू ए, साइन ऑफ एंगल, रिफ्लेक्शन वहां ऊपर बनेगा तो वहां क्या लिखा मैंने, एंगल आर। मुझे क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन एंगल निकालना। तो फ्रॉम दिस आई कैन राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, इक्वल टू 0। तो यहां मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 टाइम्स साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ए होता है हमारे पास 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल। Now as you all know sin 0 is what, 0 multiplied by any constant quantity। 0 को जब मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल गिव अस 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल r। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल r। तो साइन ऑफ एंगल r की वैल्यू 0 है, दैट मींस साइन की वैल्यू 0। साइन की वैल्यू कब 0 होती है, तो आप सभी को पता होगा साइन की वैल्यू 0 होती है जब एंगल हमारे पास कितना हो, 0। यहां से मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो उस केस के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है दैट मींस लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी जहां से वो आ रही थी, जिस लाइन पे वो आ रही थी उसी लाइन पे वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। अंडरस्टूड। तो एक वेरी फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका फाउंडेशन का काम करेगा आने वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर, तो आपको ये पार्ट पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने किस तरह चीजों को सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड रे के ऊपर, राइट। ओके, सेकंड रे के ऊपर मान लेते हैं ये जो एंगल था दैट वाज I1, दैट वाज व्हाट, I1। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने I1 बोल दिया। अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा दैट I1 इज नॉट इक्वल टू 0, I1 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस से एंगल I1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल I1 कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। अंडरस्टूड। 30 डिग्री होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोबारा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं और देखते हैं मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, ठीक है। यहाँ भी मुझे क्या निकालना है, एंगल R1 निकालना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से ट्राई करिए कि आप स्नेल्स लॉ लगा के एंगल R निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा ट्राई करिए। आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा तो एक बार देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू होगी 4/3 इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास कितना है इस केस में, 30 है। तो यहाँ लिखा मैं साइन 30 दैट विल बी इक्वल टू म्यू ए 1 होता है, साइन ऑफ एंगल आर मुझे यहाँ से निकालना। तो 4/3 टाइम्स ऑफ साइन 30 इज व्हाट, 1/2, इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2/3। तो साइन आर की वैल्यू आई आपके पास 2/3। तो R विल बी इक्वल टू, या फिर यहाँ पे कह सकते हो R1, दैट R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। हमें क्या निकालना है, साइन इनवर्स 2/3 निकालना, ठीक है। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर लीजिए, उसमें साइन का इनवर्स देखिए 2/3, ठीक है। साइन इनवर्स 2/3 जब हम करते हैं वो निकल के आता है अप्रोक्सीमेट 41.81 डिग्री, अराउंड 41.81 डिग्री निकल के आता है। तो उतना हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इस केस में, अगर एंगल I1 मेरे पास 30 डिग्री था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है मेरे पास, 41.81 डिग्री। तो अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहोगे तो ऊपर से मेक श्योर जब आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाओगे तो नॉर्मल के साथ उसको ड्रॉ करना है। क्या करना है, नॉर्मल के साथ ड्रॉ करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, या फिर काफी जो भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करता है वो क्या करते हैं, जो डी प्लेस करते हैं वो डी को कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं और यहां से 41.81 डिग्री का एंगल नोट करते हैं, तो वो हमारे पास गलत होता है। तो मेक श्योर जब आप एंगल ड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे जो डी होगा या प्रोटेक्टर होगा आपका कुछ इस तरह से प्लेस किया जाए और आपको इस नॉर्मल वाली लाइन से 41.81 डिग्री देखना है। तो 41.81 आएगा यहाँ होगा कहीं, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसे जाएगी। अंडरस्टूड। सो दैट वाज व्हाट, रिफ्रैक्शन इन द सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से। या अगर इसको हम थ्योरी के थ्रू करना चाहें तो आपको एक चीज दिखाई दी होगी, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, और अगर डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो नॉर्मल से मैंने उसको दूर की तरफ बेंड, होप ये चीज आपको क्लियर हो, राइट। ओके, केस नंबर 3 में देखते हैं। ओके, से दिस इज व्हाट I2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा I2 की वैल्यू I1 से बड़ी है। अगर ये वाला एंगल मेजर करना चाहोगे तो ऑब्वियस बात है 30 डिग्री से बड़ा ही आएगा।
अगर मैं कहूँ थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो I2 की वैल्यू अगर I1 से बड़ी है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ निकलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं R1 निकला था, तो यहाँ जो R2 निकलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन R1। आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं I2 की वैल्यू 45 डिग्री है, तो I2 अगर 45 डिग्री है तो वहां पर आप R2 निकाल के देखिएगा, वो R2 41.81 से बड़ा ही निकलेगा। क्लियर है? आप निकाल के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें R2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ ऑब्जर्व क्या किया, जो लाइट थी वो कुछ इस तरह से चली गई और थोड़ी बैंड होगी। अच्छा, और अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा और नीचे बैंड कर देता हूँ। R2 कुछ मेरे पास इस तरह से आ गया। ओके, जरा ध्यान से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस को देखिए। क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो रहा है, रिपीटिंग अगेन, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो रहा है, और जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे थी, क्या रिफ्रैक्टेड रे RR, वो सरफेस के पास में आती जा रही है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ध्यान से देखो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट केस में कितना था 0 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन भी कितना आया मेरे पास 0 आया। सेकंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है मेरे पास 41.81 डिग्री आ गया। थर्ड केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री मैंने लिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्वियस बात है 45 से ज्यादा आएगा और 41.81 से भी ज्यादा आएगा, तो वो और नीचे बेंड हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कोई एक ऐसा एंगल जरूर आया होगा, रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, कोई एक एंगल ऐसा जरूर आया होगा कि जो लाइट है वो लाइट एग्जैक्टली इस सरफेस के साथ मूव करने लगी होगी। तो सोचिए, पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, रिफ्लेक्शन भी 0, सेकंड में 30 डिग्री, रिफ्लेक्शन 41.81, थर्ड के अंदर 45 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गया। फोर्थ केस के अंदर अगर मैं मानूं ये जो एंगल होगा यहाँ पर, वो एंगल 45 से बड़ा है, और वो इस तरह से बड़ा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, या नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल, वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ओके, सो जब या जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अब जो मैं बात बोलने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, तो अपनी नोटबुक में उसको नोट करिएगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। रिपीटिंग माय वर्ड अगेन, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी क्या है यहाँ पर? क्रिटिकल एंगल इज व्हाट? क्रिटिकल एंगल। ओके, इस क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और इजी लैंग्वेज से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में हो, ठीक है, और एक डॉक्टर किसी पेशेंट के पेरेंट्स से बात कर रहा है, ठीक है, और डॉक्टर कह रहा है कि जो पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल। तो उस क्रिटिकल वर्ड से आप क्या समझो? आई होप आप सभी यही समझेंगे। क्रिटिकल का मतलब ऐसा है, वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है, अगर उसकी कंडीशन में थोड़ा सा भी सुधार होता है तो वो पर्सन जिएगा, और थोड़ा सा भी अगर कंडीशन और खराब होती है तो आई गेस वो मर जाएगा। तो आई गेस क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग आप सभी यही समझते होंगे। जिसको नहीं पता था उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा कि उसमें अगर कुछ भी सुधार हुआ तो पेशेंट जिंदा हो सकता है या जी सकता है, और अगर थोड़ा सा भी उसकी कंडीशन में और खराब हुई तो वो पर्सन मर सकता है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। तो सिमिलरली क्रिटिकल पॉइंट यहां पर होता है, उसकी जब मैं आगे एक फिफ्थ केस और करवाऊंगा उसके बाद आपको चीज समझ में आएंगे कि इसको क्रिटिकल एंगल मैं क्यों बोल रहा हूं। फिलहाल के लिए याद रखिए, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो? 90 डिग्री। अंडरस्टूड? ओके, तो एक बार स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे और अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वहां पर आपको क्रिटिकल एंगल जरूर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि इस पे कैसे अप्लाई किया जाता है। राइट, तो क्या मैं लिख सकता हूं इस पॉइंट के लिए, से दिस पॉइंट इज P1 पॉइंट के ऊपर लिख रहे हैं हम, तो यहां मैं लिखूंगा एट P1 पॉइंट की बात कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कहां से आई लाइट? वाटर से आई। साइन ऑफ एंगल आई लिखते हैं वहां, तो एक बार लिख लेते हैं, से एंगल आई इज इक्वल टू, कहां जा रही है लाइट? एयर में जा रही है, तो साइन ऑफ एंगल। अब ध्यान से देखिए, जब मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूंगा तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? सी के बराबर, तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो यू विल गेट न्यू डब्ल्यू साइन ऑफ सी। साइन सी इज व्हाट? साइन कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल, राइट? दैट विल बी इक्वल टू म्यू ए इज व्हाट? तो म्यू ए ही रहने देते हैं। अब देखो, जब क्रिटिकल एंगल होता है
उस केस के अंदर रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का हो जाता है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, जिस टाइम पे क्रिटिकल एंगल होता है उस टाइम के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो मैं क्या पुट करूंगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। सो यू विल गेट व्हाट, म्यू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ साइन सी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू ए टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यहां लिख देते इज इक्वल टू 1, राइट। सो अगर मैं यहां से साइन सी की वैल्यू निकालना चाहूं, देन यू विल गेट साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू, और यू गेट सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। डजंट मैटर आप क्लास 10th या क्लास 12th में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर ऑप्टिक्स आती है, ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी और इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको जब कोई भी मटेरियल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेस द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट आपको दी जाएगी और उसका आगे का पाथ आपको ट्रेस करना होगा, तो हर डायग्राम के अंदर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी तक हमने बात करी है केस नंबर 4 तक। आई होप क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हो आपको समझ में आया होगा और क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी देखते हैं, वो हमें केस नंबर 5 बताएगा। ठीक है, देखिए, से दिस एंगल इज आई, सेकंड हम ले चुके हैं I3, ये क्या हमारे पास I3। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ जो I3 की मैं बात करूंगा वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल आई गेस आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे जैसे मैं राइट साइड में मूव कर रहा हूं वैसे वैसे एंगल्स बड़े होते जा रहे हैं, राइट। ओके, जस्ट टेल मी, केस नंबर 4 तक लाइट जितनी बेंड हो सकती थी बाहर की तरफ उतनी बेंड हो चुकी है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, लाइट मैक्सिमम कितनी बेंड हो सकती है, इसके सरफेस तक, वहां तक वो बेंड होगी। अब उसके आगे क्या होगा, क्या वो और ज्यादा बेंड होगी या बाहर दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी? तो आप लोग कहोगे कि सर अगर वो ऊपर होगी तो वो केस आएगा क्रिटिकल एंगल से छोटे वाले एंगल्स के लिए हो जाएगा। जब मैं सी से छोटे एंगल्स की बात करूंगा उस टाइम पे रे ऊपर की तरफ जा रही होगी, फिर मैं कह सकता हूं उसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो जब एंगल, कोई भी एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, जब कोई भी एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट अंदर की अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, अंदर की अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्शन। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। द रीजन बीइंग, जितना वो बेंड हो सकती थी, जितने पॉइंट तक वो रिफ्लेक्शन हो सकता था वहां तक वो रिफ्लेक्शन हो चुका है, उसके आगे क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्या होता है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास 10 के अंदर जब हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पढ़ेंगे उस टाइम के अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। जो TIR है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड? क्लास 12 के लिए मैंने बता दिया है कि यहां से आपके ट्रेस द रे को ट्रेस करने के आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर मटेरियल के लिए या ग्लास दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, या किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना दिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला एक्चुअली आता कहां से। काफी बार क्या होता है, बुक के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन होता है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कैसे। तो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला। एक्चुअली है कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया है और स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला यहां से निकाला। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है स्नेल्स लॉ के फॉर्मूले को, और मैं क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले को फिलहाल के लिए रिपीट यहां से रब कर रहा हूं। ओके, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 रखा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया, 0, लाइट सीधी चली गई। सेकंड केस में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, वहां से मैंने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही थी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होनी चाहिए थी, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों ही केसेस में हमारी लाइट नीचे की तरफ बेंड, अंडरस्टूड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड। थर्ड केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब मैंने और बड़ा किया तो रिफ्लेक्शन एंगल और बड़ा हो गया इस केस से, तो वो और नीचे हो गई। थर्ड केस के अंदर मैंने एक चीज देखी, एक ऐसा एंगल मेरे पास आया जिस एंगल के लिए रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, उसको मैंने नाम दे दिया क्रिटिकल एंगल है। ओके, एंड लास्ट केस फिफ्थ केस के अंदर मैंने देखा था कि एक ऐसा एंगल मैंने लिया जहां पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा कोई एंगल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उस केस में लाइट
बाहर जाने के बजाय अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको हमने क्या नाम दिया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मींस कंप्लीट, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, और रिफ्लेक्शन आपको पता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो आप यहां देख सकते हो लाइट वाटर से गई थी और वाटर के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट बैक। तो दिस इज नॉट नथिंग बट योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? ओके, तो क्या टीआईआर हर जगह हो सकता है या उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं? एक बार उसके बारे में भी जानते हैं। उसको जानने से पहले अभी आपको समझाता हूं कि क्रिटिकल एंगल हम इसको क्यों बोलते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था एक पेशेंट का, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट पे है तो हालत में सुधार हुआ तो वो जिएगा, अगर हालत और खराब हो गई तो वो मर जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस केस को। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास सिर्फ दो ही केस बनेंगे? मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल है सी, कोई एंगल या तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने इसके अंदर I3 लिया था, कोई एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है या कोई एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हो सकता है। क्या मैं इन पांचों केसेस को वहां से समराइज कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं I2 की बात करूं, I2 C से छोटा है, I1 I2 से छोटा है, तो ऑब्वियस बात है I2 के इस साइड वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, और I3 से आगे वाले सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसकी बात करूंगा, कोई भी एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, कोई भी एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं जो लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो मुझे ऑब्टेन होगी, मुझे रिफ्रैक्टेड रे ऑब्टेन होगी, मतलब कि लाइट इस सरफेस से बाहर निकलेगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट मुझे बाहर मिलेगी, और अगर लाइट मुझे बाहर ऑब्टेन हुई है, दैट मीन्स मुझे अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा। कई चीज समझ में आई आप सभी को? मतलब क्या है, मान लेते हैं मैं थर्ड केस ले रहा हूं, यहां पर मैंने कोई कॉइन रखा हुआ है, से दिस इज व्हाट अ कॉइन। दैट मीन्स अगर मेरी आईज यहां पर हैं, अगर मेरी आईज यहां पर हैं कुछ इस तरह से, तो मुझे ये कॉइन यहां पर दिखाई देगा। द रीजन बीइंग, अगर मैं यहां से लेजर लाइट लेके ऊपर की तरफ पॉइंट करूंगा तो लाइट इस सरफेस के बाहर आके मेरी आंखों पे फॉल करेगी। अगर वो आंखों में फॉल कर रही है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या चीज क्लियर हुई आप सभी को? अंडरस्टूड? ओके, अब मूव करते हैं सेकंड केस पे। अगर कोई एंगल सी से बड़ा है, अगर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो उस केस में मेरे पास TIR, क्या होगा? TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस केस में लाइट बाहर नहीं आएगी। इस केस में लाइट बाहर नहीं आएगी। लाइट बाहर नहीं आई तो मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं देगा। सोचो क्यों? मान लेते कोई कॉइन यहां पर था, कॉइन को छोड़िए, मानिए कि लेजर लाइट है मेरे पास, लेजर लाइट मैंने यहां रखी है, लेजर लाइट मैंने ऐसे पॉइंट करी और मेरी आंखें यहां पर है, दिस इज व्हाट आवर आईज, हमारी आईज यहां पर है, यहां से मैंने लेजर लाइट पॉइंट करी। अगर मैं लेजर लाइट यहां से पॉइंट करूंगा तो ध्यान से देखो, लेजर लाइट की जो बीम होगी वो ऊपर जाएगी और टकरा के नीचे आ गई, तो क्या मेरी आंखों में कोई रोशनी आई? नहीं आई। अगर रोशनी नहीं पड़ी है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टूड? तो आई गेस ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, राइट? तो क्रिटिकल एंगल डिसाइड करेगा कि लाइट का रिफ्रैक्शन होना है या रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कोई हुआ तो वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा कोई एंगल हुआ तो वहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो TIR करने के अब दो कंडीशंस देखते हैं कि किन दो कंडीशंस के अंदर आपका TIR होता है, और उसके अलावा TIR कहीं भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपके सामने लिखी हुई है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अंडरस्टूड? सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन भी एक्चुअली आपको पता ही है, जस्ट वर्डिंग की बात है, तो आपको वर्डिंग्स मैं बता देता हूं, राइट? तो यहां हम लिख रहे हैं क्या? कंडीशंस फॉर TIR की दो कंडीशन थी। पहली क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, बड़ा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। दूसरी कंडीशन है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium। सेकंड क्या है? लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर के अंदर जानी चाहिए। कहां से कहां? डेंसर से रेयर, ताकि मेरे पास लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो, नॉर्मल से दूर बेंड हो। अगर नॉर्मल से दूर बेंड होगी तब ही जाके वो सरफेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकती है, अदरवाइज कभी रिफ्लेक्ट नहीं है। तो स्नेल्स लॉ या क्रिटिकल एंगल चेक करने से पहले आप हमेशा ये चीज चेक करोगे कि लाइट
क्या लाइट डेंसर से रेयर जा रही है या रेयर से डेंसर जा रही है? कई बार एनडीए हो सकता है, सीटेट हो सकता है, एचटेट हो सकता है या ईएमआरएस हो सकता है। उन सभी के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है या कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। तो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, 2 तो ये ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन में दे सकते हैं दैट लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे 2 ऑप्शन जो करेक्ट है, दैट विल बी आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी एंड लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अंडरस्टूड? कोई क्वेरी यहां तक? ओके, अब आपका होमवर्क रहेगा, जैसे मैंने इस केस के अंदर लिखा है वाटर टू एयर, लाइट हमारे पास पानी से एयर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। जब पानी से एयर के अंदर जा रही है तो एंगल ऑफ क्रिटिकल उस केस में कितना होगा, वो चीज आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अंडरस्टूड? आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आपके पास वैल्यू बनेगी, साइन सी की कुछ वैल्यू निकलेगी और कैलकुलेटर लेके वहां से साइन इनवर्स जो वैल्यू बनेगी उसको सॉल्व करो। आई होप ये लेक्चर अभी तक आपको क्लियर हो। अंडरस्टूड? ओके, अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। राइट, अगर एप्लीकेशन भी आपको बताना चाहूँ, आप सभी ने डायमंड जरूर देखा होगा, अगर असली में नहीं तो कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर या कहीं ना कहीं फोन के अंदर पक्का देखा होगा, कोई इमेज देखी होगी डायमंड की। तो आप देखते हो जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा चमकता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज जस्ट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रीजन बीइंग, इसका रीजन क्या होता है, जब डायमंड की घिसाई की जाती है, उसको ग्राइंड किया जाता है, उस केस में उसकी जो एजेस हैं वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि लाइट अंदर तो चली जाए, कोई भी लाइट उसके अंदर तो चली जाए, बट बाहर निकलने से पहले उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए। जब लाइट अंदर जाएगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे, क्या तो वो लाइट डायमंड से उसी वक्त बाहर निकल सकती है या फिर अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर कर सकती है, ठीक है। तो डायमंड की ग्राइंडिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि जो लाइट उसके अंदर इंसिडेंस होती है, उस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होगा। और अगर मल्टीपल टाइम्स टीआईआर हो रहा है तो जितनी बार भी लाइट टकरा के वापस आएगी उतनी बार वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है। जितने ब्राइट स्पॉट बनेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास वो डायमंड चमकेगा, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें एप्लीकेशन पार्ट की, तो एप्लीकेशन का नंबर 1 रहेगा आपके पास व्हाट, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। कहाँ यूज होता है? डायमंड की ब्रिलियंस, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, इन डायमंड के अंदर इसका यूज। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो आप सभी क्या कर सकते हो, इसके लिए मुझे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल के बताओ। टेल मी व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। तो सेकंड कहाँ यूज करेंगे, आप सभी ने देखा होगा कि जब आप किसी हाईवे के ऊपर होते हो, कोई लंबा रोड है और गर्मियों का टाइम है, तो आगे कहीं ना कहीं रोड के ऊपर आपको पानी बिखरा हुआ दिखाई देता है, बट जब एक्चुअली गाड़ी वहां पहुंचती है या बाइक वहां पहुंचती है या एक्चुअली आप वहां पर पहुंचते हो तो उस टाइम पे वहां पर कोई भी पानी नहीं। सिमिलरली जब कोई भी पर्सन रेगिस्तान में होता है, ओके, एक बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, इस चीज का प्यास से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कि आपको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, आपको कोई चीजें वहां पर दिखाई दे रही है, बट ये चीज एक्चुअली होती है, डजंट मैटर आपको प्यास लगी हो या ना लगी, ठीक है। तो जब आप रेगिस्तान में होते हो कभी, तो आप जब भी दूर देखोगे तो उस टाइम पे आपको दिखाई दे सकता है कि आगे रेगिस्तान के अंदर कहीं पर तालाब है या फिर वहां पर पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली वो किसकी वजह से होता है, टीआईआर की वजह से। लेकिन जब आप एक्चुअली वहां जाते हो तो वहां आपको कोई भी पानी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। तो मिराज भी किसकी वजह से होता है, टीआईआर की वजह से। These all are the applications। क्या है ये, एप्लीकेशंस, ठीक है। और कहाँ यूज करेंगे, आप सभी ने ऑप्टिकल फाइबर जरूर देखे होंगे। क्या चीज, ऑप्टिकल फाइबर्स। डोंट वरी, अगर ऑप्टिकल फाइबर की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लास 10th वाले बच्चों को, तो डोंट वरी। ऑप्टिकल फाइबर्स एक्चुअली मल्टीपर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। कई बार इसको ऑप्टिकल जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, अगर आप टेलीफोन सिग्नल्स की बात करें तो टेलीफोन सिग्नल्स को पहले ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू उनको भेजा जाता है, आगे सेंड किया जाता है। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, एक पतली सी पाइप होती है, उसकी 2 कवरिंग होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। कवरिंग का मतलब क्या है, से दिस इज म्यू ए एंड दिस इज म्यू बी। ए और बी यहाँ पर 2 डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है, म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू।
जो अंदर वाला पोर्शन होता है, दिस इनर पोर्शन, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आउटर। तो यहाँ से जो लाइट जाती है वो अंदर ही अंदर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, तो वो लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेवल करती है, कुछ ऐसे। तो आप सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स जो डाटा ट्रांसफर किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर्स का जो डाटा ट्रांसमिशन होता है उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और जो इसकी क्वालिटी होती है मैसेजेस की वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। कहते ये हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर एटलीस्ट 8000 मैसेज को कैरी कर सकती है एक बार। एक ऑप्टिकल फाइबर 8000 मैसेज को बिना डाटा लॉस करे और बिना उसकी इंटेंसिटी को लॉस करे कितने मैसेज को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई हैं। फोर्थ होता है आपके पास TIR बेस्ड प्रिज्म। TIR बेस्ड प्रिज्म मतलब कि आप सभी ने पेरिस्कोप देखा होगा। जो सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स के अंदर आपने देखा है कि जो पर्सन्स होते हैं वो सबमरीन के अंदर होते हैं और एक ऑपरेटर्स निकालते हैं और ऊपर की जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। मॉडर्न टाइम के अंदर वहां पर काफी सारे नेविगेशन सिस्टम कैमरास का यूज होता है, बट जब पुराने के टाइम पे जो सबमरीन्स होती थी वहां पर हम पेरिस्कोप का यूज करते थे। उस पेरिस्कोप के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रिज्म्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रिज्म्स होते हैं वो TIR बेस्ड होते हैं, मतलब कि आपने देखा है जो प्रिज्म होता है उसके अंदर हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर एक प्रिज्म राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ कुछ इस तरह से, इस एंगल पे 90 डिग्री है और यहाँ से मैं कोई भी लाइट रे डालूं, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि लाइट यहाँ से तो सीधी चली जाएगी बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो इसका भी हम यूज करते हैं TIR की एप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। और एक और एप्लीकेशन जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट होते ही बताई थी कि अगर आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, उसके नीचे कोई कॉइन रख दिया, तो आप देखोगे अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे वो कॉइन दिखाई नहीं देता, बट अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे वो कॉइन दिखाई देगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये भी होती है। एक और रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन ये होती है TIR की। आप सभी ने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं उनको, वो जब मच्छियां पकड़ते हैं या फिश पकड़ते हैं तो वो बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं, बट अगर हम या आप पकड़ना चाहें तो हम हाथ मारते रह जाएंगे, बट हमें मछली कभी भी पकड़ में नहीं आएगी। तो ये चीज या सेकंड में बोल सकता हूं, अगर आप फिश को देखना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है पॉन्ड के ऊपर जहां पर आपको फिश दिखाई देगी, उसके साइड में होगी तो आपको वो फिश कभी दिखाई नहीं देगी। वो रियल लाइफ एग्जांपल है TIR। अंडरस्टूड? तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। आज हमने पढ़ा कि TIR क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं और TIR की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।